कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता के जरिए अयोध्या विवाद के निपटारे की प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं, कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज इस सवाल पर सभी पक्षों की बात सुनी। सभी पक्षों से कहा है कि अगर मध्यस्थता शुरू होती है तो उनकी तरफ से जो लोग इसमें हिस्सा लेंगे उनका नाम दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाद की प्रकृति का हवाला देकर मध्यस्थता की प्रक्रिया का विरोध किया। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कोर्ट से कहा है कि विवादित जमीन सरकार की है। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता पर सहमति जताई है, लेकिन रामलला विराजमान के पक्षकारों ने कहा है कि वो उस जमीन पर मोलभाव नहीं कर सकते जहां भगवान राम का जन्म हुआ। उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए किसी दूसरी जगह पर मस्जिद बनवाने का प्रस्ताव भी दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इस मामले में वकील जफरयाब जिलानी का मानना है कि मध्यस्थता की वजह से फैसला आने में देरी की संभावना नहीं है। इससे अगर नहीं होता है तो मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकदमे की सुनवाई तो 8 हफ्ते के बाद जब कोर्ट ये असेस करेगी कि मुकदमा अब तैयार है तो कोर्ट डेट फिक्स करेगी मुकदमे की सुनवाई की। तो देर इज कोई मुकदमे की सुनवाई में डिले इससे नहीं हो रहा है। वहीं हिंदू महासभा और रामलला विराजमान की तरफ से जमीन को लेकर किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार किया जा रहा है। हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इश्यू करनी पड़ेगी। विवाद में शुरू से पक्षकार रहे अंसारी परिवार का कहना है कि वो कोर्ट की बात मानने को तैयार हैं। हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। और आज इसी पर आवाज अड्डा में हम आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं और आप इसका जवाब दीजिए। क्या लगता है आपको कि क्या अयोध्या मामले का हल मध्यस्थता से निकल सकता है? और जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर। यहां जाकर बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या अयोध्या मामले का हल मध्यस्थता से निकल सकता है? राफेल की दोबारा सुनवाई हो या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राफेल से जुड़े दस्तावेज चोरी हुए हैं और द हिंदू अखबार ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन कर सौदे से जुड़े दस्तावेज छापे हैं। द हिंदू और समाचार एजेंसी ANI ने चोरी के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज चोरी हुए हैं तो सरकार अपना घर ठीक करे। अभी सवाल यह है कि अगर इन दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई हो या नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले की दोबारा सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रक्षा से जुड़ा हुआ और गोपनीय मामला है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में पाकिस्तान के हवाई हमले, F-16 के इस्तेमाल और राफेल विमानों की जरूरत का हवाला भी दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को रखी है। कोर्ट इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की याचिका सुनने से मना कर चुका है और कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोर्ट के प्रति संजय सिंह की अपमानजनक टिप्पणियों की वजह से किया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन की 5वीं मंजिल पर जबरदस्त आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक CISF के जवान की मौत भी हो गई है। साथ ही जरूरी फाइलों और सामानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। आग लगने से नीचे की मंजिलों को भी नुकसान हुआ है। अभी तक आग क्यों और कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। बाजार में आज मजबूती कायम रही। निफ्टी 4 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 7 फरवरी के बाद आज फिर 11,050 के पार टिकने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी 194 अंकों की मजबूती आई है, यानी सेंसेक्स निफ्टी दोनों आधे % चढ़कर बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी करीब 80 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। इंडेक्स 27,600 के पार बंद हुआ। वहीं छोटे मझौले शेयरों में भी खरीदारी का आलम जारी रहा और मिड कैप इंडेक्स भी 85 अंक चढ़ा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो फार्मा, मेटल और तेल कंपनियों में आज खरीदारी देखने को मिली है। दरअसल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी से बाजार हरे निशान में बंद हुए।
स्वच्छता के मामले में इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी है। इंदौर ने लगातार तीसरी बार सबसे साफ शहर का अवार्ड जीता है। यही नहीं, इस बार मध्य प्रदेश ने भी हैट्रिक लगाया है। इंदौर के अलावा राजधानी भोपाल को सबसे साफ राजधानी का तमगा मिला है और खुले में शौच से मुक्ति में उज्जैन शहर सबसे आगे रहा। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने इस साल का स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया है और सर्वे में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर के लिए अहमदाबाद ने बाजी मारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला है। आपको बता दें कि सरकार ने देश के 4237 शहरों का इसमें सर्वेक्षण किया था। सर्वे में इंदौर को तीसरी बार लगातार सबसे साफ शहर से नवाजा गया है और इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह से बात की हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव ने। लोगों के सपोर्ट के अलावा जो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, हम लोग कभी भी रैंकिंग के लिए या कहें कि नंबर पाने के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग जो ऐसे काम जो ज़मीनी हकीकत को बदलते हैं, कहीं ना कहीं उन पे ध्यान देते हैं। जैसे भी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि बायो रिमीडिएशन का मॉडल लगा हुआ है यहाँ पर इंदौर का। लगभग 100 एकड़ की ज़मीन थी जिस पे पूरा का पूरा कचरा रहता था, अगर आप ये देखेंगे, और आज हम लोगों ने पूरे कचरे को बायो रिमीडिएशन से साफ़ कर दिया है। पूरा 300 एकड़ जो 100 एकड़ की ज़मीन थी जिसकी कीमत लगभग 300-350 करोड़ रुपए है, वो पूरी की पूरी रिक्लेम हो गई है और मात्र 6 से 8 महीने के बीच में ये काम हमने कर दिखाया है। तो ऐसे ही कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग लेते रहते हैं और उसी की वजह से इंदौर लगातार आगे रहता है। सर, स्वच्छता का एक पहलू है जो दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता। जैसा दावा किया जा रहा है कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है उसमें काफ़ी कमी आई है 70% की। लोगों की जो आमदनी है वो 50,000 रुपये तक एनुअली बच रही है जो बीमारियों में वो खर्च करते थे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहना है आपका। जनरली हम लोग जो मतलब कचरा दिखता है और हम लोगों को सफाई दिखती है, लेकिन उसके जो फायदे हैं सफाई के, चाहे ओडीएफ होने के हों, अगर खुले में शौच मुक्त हो जाता है तो उससे वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत कम हो जाती हैं, सफाई से कम हो जाती हैं, अगर सीवेज रोड पे नहीं है उससे बहुत कम हो जाती हैं। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण का एक बहुत बड़ा पहलू है कि रैंकिंग और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसकी वजह से जनता को फ़ायदा होता है। मुझे लगता है असली जीत जनता की ही होती है। जैसा कि इंदौर में आपने कहा कि 70% वेक्टर बॉर्न डिजीज कम हो गई हैं, पूरी इंडिया में ही यही ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है। मोदी सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर लोकल सर्कल ने एक ऑनलाइन सर्वे किया है जिसमें लोगों से मोदी सरकार के कामकाज पर राय मांगी गई है। सर्वे के मुताबिक 75% लोगों की उम्मीद पर मोदी सरकार खरी उतरती है और वो इसे उम्मीद से अच्छा या उम्मीद के मुताबिक मानते हैं। इसके अलावा लोगों से मोदी सरकार के कामकाज पर और भी सवाल पूछे गए हैं। तो इस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया है, बता रहे मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। जी, मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज पर लोकल सर्कल्स ने यह सर्वे किया है। 250 जिलों के 65,000 से ज्यादा लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया है और 1,80,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। पहला सवाल जो लोगों से पूछा गया वो यही कि मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं। तो 30% लोग कहते हैं कि उम्मीद से अच्छा रहा है, 45% लोग कहते हैं कि उम्मीद जैसी थी उनको वैसा ही कार्यकाल रहा है ये, और केवल 25% लोग हैं जो जिनकी उम्मीद पर मोदी सरकार का ये कार्यकाल 5 साल जो मोदी सरकार ने काम किया वो खरा नहीं उतरा। इसके बाद लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे 2014 में वो पूरे कर रही है सरकार। तो 70% लोग कहते हैं हाँ वो वादे पूरे कर रही है सरकार। 25% लोग कह रहे हैं नहीं वादे पूरे नहीं कर रही, जबकि 5% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। इसके बाद लोगों से अगला सवाल पूछा गया कि क्या पिछले 5 साल में देश में आतंकी घटनाएं कम हुई है। तो देखिए 85% लोग कहते हैं हाँ कम हुई है, 12% लोग कहते हैं नहीं कम हुई है और 3% लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते कि कम हुई है कि ज्यादा हुई है। इसके बाद फिर अगला सवाल यहां पर लोगों से पूछा गया कि क्या पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 में, अगर आप याद करें तो 64% लोग कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है, 30% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है और 6% लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं। इसके बाद फिर इस लोगों से सवाल पूछा गया क्या महंगाई कम हुई है पिछले 5 साल में जब से मोदी सरकार आई है। तो यहां भी आधे से ज्यादा लोग यानी 57% लोग कह रहे हैं कि हाँ महंगाई कम हुई है, 37% लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई है, जबकि 6% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इसके बाद फिर लोगों से पूछा गया इस सर्वे में कि क्या पिछले 5 सालों में बेरोजगारी कम हुई है। बेरोजगारी, नौकरी, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले दिनों। तो यहां आधे से कम लोग 48% लोग कह रहे हैं कि हां बेरोजगारी कम हुई है, 39% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी कम नहीं हुई है, 13% लोग यहां अभी भी कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं नहीं हम नहीं जानते कि बेरोजगारी कम हुई है या नहीं, कह नहीं सकते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना आसान हुआ है पिछले 5 सालों में, यह भी एक सवाल पूछा गया। मोदी सरकार को इस पे अच्छी कामयाबी मिली है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग भी भारत की बढ़ी है और 63% लोग भी मानते हैं कि हाँ बिजनेस करना आसान हुआ है। 22% लोग कह रहे हैं कि नहीं आसान नहीं हुआ है। 15% लोग यहां भी ऐसे हैं जो नहीं कह पा रहे कि
आसान हुआ है बिजनेस करना या आसान नहीं हुआ है। इसके बाद फिर लोगों से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान, जैसा कि अभी भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच इस वक्त कितना तनाव है, तो पाकिस्तान पर लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान पर सरकार की जो नीति है इस पर आप सहमत हैं। तो 80% से ज्यादा लोग, करीब 81% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम सहमत हैं, हम अप्रूव करते हैं सरकार की इस पॉलिसी को। 15% लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सहमत नहीं हैं, और 4% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इसके बाद फिर सरकार के कामकाज पर एक और सवाल पूछा गया कि जो सरकार ने योजनाएं लॉन्च की, मोदी सरकार ने इस 5 सालों में, उनमें सबसे अच्छी योजना आप कौन सी मानते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी को 66 यानी 66% लोग सबसे अच्छी योजना मानते हैं। जो सरकार ने सब्सिडी लोगों के सीधे खाते में भेजनी शुरू की, इसको लोग सबसे अच्छी योजना मानते हैं। स्वच्छ भारत को इसके बाद 17% लोग अच्छी योजना मानते हैं। जन धन योजना को 11% लोग, और मेक इन इंडिया जो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसको केवल 6% लोग सरकार की सबसे अच्छी योजना मानते हैं। इसके बाद फिर लोगों से पूछा गया कि क्या पिछले 5 सालों में किसानों का जीवन सुधरा है, उनकी लाइफस्टाइल सुधरी है, क्योंकि किसानों को लेकर भी काफी बातें हुई हैं। पिछले जो राज्यों में इलेक्शन हुए उसमें भी किसान एक चुनावी मुद्दा थे। तो हाँ, आधे से ज्यादा 56% लोग कहते हैं कि हाँ पिछले 5 सालों में किसानों का जीवन सुधरा है। 28% लोग कह रहे हैं नहीं, और नहीं कह सकते ऐसा कहने वाले 16% लोग हैं। तो करीब इससे जो ये सवाल पूछे गए इस लोकल सर्कल्स के सर्वे में, ये हर उस मुद्दे को शामिल करने की कोशिश की गई है सर्वे में जो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी रहा है, और जो मोदी सरकार ने जो सरकार में आने से पहले बीजेपी ने जो लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे उन सब पर लोगों की राय मांगने की कोशिश की गई। और जो लब्बो-लुआब निकल कर आता है कि लगभग लोग या तो संतुष्ट हैं या अच्छा मानते हैं, आधे से ज्यादा लोग खुश नहीं है या अच्छा नहीं मानते सरकार के कामकाज को। ये इसकी संख्या कम है इस सर्वे में ऐसे लोगों की। तो गौरव लेकर आए थे लोकल सर्कल का ये ऑनलाइन सर्वे, और अब दिख रहा था कि ज्यादातर लोग जो हैं अपनी राय यहाँ पर देते हुए पॉजिटिव रुख के साथ। पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पुलवामा आतंकी हमले को दुखद दुर्घटना बताने वाले अपने बयान पर कायम हैं। इस बार दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की चुनौती देते हुए ट्वीट भी किया है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को दुर्घटना बताए जाने पर पीएम मोदी और सरकार के मंत्रियों के द्वारा उन्हें एंटी नेशनल बताए जाने पर सवाल किया है। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर सरकार में साहस है तो वो उन पर मुकदमा दायर करे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह का जवाब आया है। वीके सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगली बार स्ट्राइक करने के वक्त विपक्ष के लोगों को हवाई जहाज में बांधकर ले जाया जाए ताकि वो देख सके कि कितने लोगों को मारा गया है। 3:30 बजे मच्छर तंग कर रहे थे, हमने हिट मारा, बहुत सारे मच्छर गिर गए। अब लोग कह रहे हैं मच्छर गिन के बताओ कितने मच्छर मारे। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। सैमसंग ने गैलेक्सी S10 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी S10e, S10 और S10 Plus शामिल है। सैमसंग गैलेक्सी S10e इस सीरीज का सबसे सस्ता फोन है। 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 55,900 रुपए है, जबकि इस सीरीज का सबसे महंगा फोन सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus है। 8 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ इस फोन की कीमत 73,900 रुपए है। इसके अलावा 12 GB रैम और 1 TB स्टोरेज वेरिएंट वाले फोन की कीमत है 1,17,900 रुपए। सैमसंग गैलेक्सी S10 की शुरुआती कीमत 66,900 रुपए से है। सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज की इन स्मार्टफोन की बिक्री 8 मार्च से शुरू होगी। तो नए फोन तो दिखा दिए, लेकिन इन फोन की लत कितनी खतरनाक है ये भी जान लीजिए। सोचिए अगर 2 साल के बच्चे को मोबाइल की लत लग जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आजकल उनके हाथों में भी मोबाइल थमा दिया जाता है। कैसे घर में लगाएं डिजिटल कर्फ्यू, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।
खिलौना ना बने मोबाइल। और ट्राई के नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और आवाज, कलर्स, MTV जैसे अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ और सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में।